छायावाद कहते किसे? बहुत सारे लोगों ने छायावाद को रोमांटिसिज्म से जोड़ा है, लेकिन बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि नहीं, छायावाद और रोमांटिसिज्म दो दो बातें। लेकिन इसमें जो खास चीजें हैं, जो खास विशेषताएं हैं, वो क्या है, वो देखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी और सबसे खास विशेषता इसमें जो दिखलाई पड़ती है वो है व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति। व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है? छायावाद के कवियों ने सोचा कि व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है वही काव्य में लिखता है। संसार के दुखों का वर्णन करने से पहले मनुष्य के मनोजगत में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को यदि काव्य में जगह दी जाए तो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि जो भी कवि कुछ भी लिखता है वो व्यक्तिगत अनुभवों पर ही लिखता है। समाज में और उस देश, उस कालखंड में जो भी समस्याएं होती हैं, उस देश में जो भी परिस्थितियां होती हैं, उसका प्रभाव रचनाकार के मनोवैज्ञानिक धरातल पर पड़ता है। तो व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति को स्थान या उसकी प्रवृत्तियों के रूप में, एक रूप में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत भावों की जब अभिव्यक्ति हम छायावाद के गुण के रूप में देखते हैं तो हमें देखने में लगता है कि जितने भी कवि दिखलाई पड़े हैं या जितने भी कवि छायावाद के हुए हैं, वे सारे कवि अपने व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे देखें, पंत ने कहा, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति की माया। तो ये जो छोड़ द्रुमों की मृदु छाया है और प्रकृति की माया है, और तेरे बालों में मैं अपने लोचन क्यों उलझा दूं, इस तरह की पंक्ति है। तो ये भाव कि अपनी व्यक्तिगत जो उस पर प्रभाव पड़ रहा है किसी स्त्री का, उस भावाभिव्यक्ति को स्थान दिया है छायावाद के कवियों ने। आगे हम देखेंगे छायावाद में और सी बहुत सारी चीजें हुई। अब ये कालखंड जो है वो भी याद रखने की जरूरत है। छायावाद का कालखंड है 1900, छायावाद का कालखंड है 1918 से 1936। अब याद रखें कि 1918, अब ये जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक स्थिति है, उसको भी, उस पर भी आप लोग गौर करें। गांधी जी का आगमन हो चुका है, देश में तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं, असहयोग आंदोलन हो रहे हैं, और लोग अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से परिचित हो चुके हैं, उनके अंदर आक्रोश है। तो उस समय स्त्रियों का जो स्थान था, वो ग्रामीण स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो देश की स्त्रियां थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, आंदोलन में उनको स्थान देना था। और गांधी जी ने यह बड़ा महत्वपूर्ण समझा। इसीलिए अगर हम छायावाद के काव्यों में देखेंगे तो कवियों ने स्त्रियों को बंधन से मुक्त होने के लिए कहा है। तो इस तरह से तरह तरह की जो विशेषताएं हैं वो छायावाद में हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। तो प्रकृति का जो सुंदर वर्णन अगर आपको देखना है तो छायावाद में आपको देखने को मिले। जैसा कि मैंने उदाहरण में बतलाया कि संध्या का कितना सुंदर वर्णन उन्होंने किया। तो इस तरह से छायावाद की शुरुआत होती है, और छायावाद में जो द्वैधी युगीन प्रवृत्तियां थी, वो द्वैधी युगीन प्रवृत्तियां धीरे धीरे छायावाद में तब्दील होती, छायावाद में बदल जाती हैं। और जब छायावाद युगीन जो प्रवृत्तियां हैं उस समय रहते रहते उससे भी कवियों की बेचैनी ठीक नहीं होती, और उसके बाद प्रगतिवाद का प्रादुर्भाव होता है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्रगतिवाद की भी लेंगे। तो प्रगतिवाद में जब हम देखेंगे, प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिशील लेखक संघ का एक अधिवेशन हुआ था, और उसमें प्रेमचंद जी की अध्यक्षता हुई थी, और उसमें लोगों ने अनुभव किया था कि स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन बहुत हो चुका, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन बहुत हो चुका। अब जो मजदूर वर्ग है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो देश के मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी मेहनत को अगर हम सौंदर्य का विषय बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। और लोगों ने, कवियों ने यह निर्णय लिया, या लोगों ने यह समझा कि अब मेहनत को सौंदर्य की दृष्टि से देखना आवश्यक है।
इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही एक कविता तोड़ती पत्थर आती है, वो प्रगतिवाद से बहुत ही प्रभावित लगती है। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं कोई छायादार वृक्ष जिसके तेले बैठी हुई स्वीकार। एक युवती है जो पत्थर तोड़ रही है और उस युवती के इर्द गिर्द एक छायादार वृक्ष भी नहीं है, और उसके सामने सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, और सामने एक तरुमालिका है, एक बहुत बड़ा महल है जिसमें बहुत सारे वृक्षों की श्रेणियां हैं, लेकिन कवि का विषय वह अट्टालिका नहीं है। कवि का विषय उस अट्टालिका के सामने धूप में काम करते हुए वह मजदूर वर्ग की महिला है, जो युवती है, और उसके सौंदर्य का वर्णन किया है और उसकी मेहनत को महत्व दिया है निराला ने। और शोषण की जो परंपरा रही है भारत में, आर्थिक विषमता जो रही है, उस पर उन्होंने प्रहार किया है कविता के माध्यम से। उन्होंने लिखा है, इस गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। जो अट्टालिका उन्होंने कहा है, उसमें ऐसा लगता है कि वो जो हथौड़े से वो प्रहार कर रही है, वो मानो उस व्यवस्था पर प्रहार कर रही है, जो व्यवस्था उसे इस मजबूरी में लाकर खड़ा कर दिया है, और उस व्यवस्था ने उसे गरीबी में जीने को मजबूर कर रखा है। और सामने एक अट्टालिका है, एक महल है जिसमें लोग आराम से जीवन जी रहे हैं। तो ये विभेद, आर्थिक रूप से जो विभेद दिखलाई पड़ता है हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में, वो हमें दिखलाई पड़ता है। उसके बाद प्रयोगवाद आता है। लोगों ने, कवियों ने सोचा, जैसे अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने तार सप्तक नाम के 7 कवियों का एक ग्रुप बनाया, और उसमें उन्होंने तार सप्तक निकाला, 2-3 सप्तक निकले। प्रयोगवाद के कवियों ने क्या सोचा कि बाहर का जो वर्णन है वो तो हो चुका, लेकिन मनुष्य के मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। एक ऐसा जगत जो बाहरी जगत है, उसके अतिरिक्त एक अंतर जगत भी है, और उन प्रयोगवादियों ने अंतर जगत को अपनी कविताओं का विषय बनाया और प्रयोगवाद का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर विभिन्न कालखंडों में साहित्यिक प्रवृत्तियों को अगर विशेष रूप से अलग कर दें, तो जैसे द्वितीय युग बनता है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो उसमें विशेषताएं जो दिखलाई पड़ती हैं, वो विशेषताएं ऐसा नहीं एक दूसरे का विरोध करती हैं, वो विशेषताएं एक दूसरे के विकास को प्रदर्शित करती हैं। एक काव्य धारा दूसरे काव्य धारा का विकसित रूप होती है, और यह विकसित रूप दिखलाई पड़ता है, यह विकसित रूप हमें प्रदर्शित करता है कि सोचने की जो क्षमता है और चेतना की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे विकसित होती है और समय और काल के अनुरूप बदलती रहती है। और इस तरह से विभिन्न कालखंड आते हैं, और विभिन्न कालखंडों में हम लोग फिर प्रत्येक कालखंड पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अभी एक सामान्य सी जानकारी मैं दे रहा हूं, उसके बाद मैं छायावाद आदि कालखंड की प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि छायावाद युगीन और प्रगतिवाद युगीन, प्रयोगवाद युगीन, जो छोटी मोटी जो भूमिका है, जो सामान्य जानकारी वो मैंने आपको दी, और इसके बाद हम लोग इस पर विशेष रूप से बात करेंगे। अब हम बात करते हैं निराला छायावाद के ही एक कवि हैं। उनकी रचना का नाम है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति लोकगीत के रूप में हिंदी साहित्य में काफी चर्चा में रही है। सरोज स्मृति का प्रकाशन इनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम अनामिका है। इस अनामिका ये जो काव्य संग्रह है, इसका प्रकाशन सबसे पहले 1923 में हुआ। जब यह प्रकाशन हुआ था तो इसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा संकलित नहीं थी। इसके बाद 1938 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित होता है और इसमें सरोज स्मृति को स्थान मिलता है, और यह कविता 1935 में लिखी गई है। लेकिन सरोज स्मृति पढ़ने से पहले निराला के जीवन को जानना अति आवश्यक है।
क्योंकि इसमें निराला ने अपने पूरे जीवन का वर्णन किया है, अपने संघर्ष का वर्णन किया है, अपने दुखों का वर्णन किया है, और लेखनी और उनकी कविताएं जब वो लेकर संपादक के पास जाते थे तो संपादक किस तरह से कैसा व्यवहार करते थे, इसका वर्णन इसमें देखने को मिलता। आप देखेंगे कि निराला का पूरा व्यक्तित्व ही संघर्षों की एक प्रतिमा है। निराला का जन्म 1896 ईस्वी में होता है महिषादल, बंगाल में। मात्र उनके पिताजी राम सहाय त्रिपाठी या तिवारी नाम था उनका। उनकी जो पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरी पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उन्हीं का नाम सूर्यकांत होता है। यानी उनके पिताजी की दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुए बेटे का नाम सूर्यकांत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संघर्ष को अगर हम देखें, उनके जीवन को देखें, तो सबसे पहले हमें यह पता चलता है कि मात्र 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहांत हो जाता है। 3 वर्ष के छोटे से बालक के जीवन में मां की ममता से वंचित हो जाना मनोवैज्ञानिक धरातल में कितना बड़ा आघात है वो आप सहज ही समझ सकते हैं। उस 3 वर्ष के छोटे से बालक के प्रति पिता का व्यवहार काफी क्रूर जैसा होने लगा। क्रूर जैसा इसलिए होने लगा कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद जब दूसरी पत्नी आई और दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई तो इनके पिताजी काफी उद्विग्न रहने लगे, और उस उद्विग्नता का प्रकटीकरण निराला पर दिखलाई पड़ता था। और निराला ने तो रामविलास शर्मा से यहां तक कहा कि पिताजी यह भूल जाते थे मारते मारते, उनकी 2 पत्नियों के बाद उत्पन्न हुआ मैं इकलौता पुत्र हूं, और मैं अपनी प्रवृत्तियों से इस तरह बाज नहीं आता था, मैं पिटता रहता था और मैं आदी हो गया था। यह छोटे से बालक पर क्या प्रभाव पड़ा होगा कि मात्र 3 वर्ष की अवस्था में माता की ममता से वंचित होना, पिता के प्रेम से वंचित हो जाना, उस व्यक्ति के, उस बालक के मन पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा आप लोग सहज समझ सकते। उसके बाद जब निराला का विवाह हो जाता है, मात्र 14 वर्ष या 13 वर्ष की अवस्था में निराला का विवाह हो जाता है। अब इनके हृदय में जो प्रेम दबा हुआ था, प्रेम का बीज जो दबा हुआ था, वह अंकुरित होने लगा। उनके अंदर की जो दबी हुई जो भी ख्वाहिशें थी, पत्नी को पाकर काफी सारी ख्वाहिशें पूरी होने लगी। इन्होंने अपने हृदय में दबाए हुए सारे प्रेम का प्रकटीकरण अपनी पत्नी के सामने करना शुरू कर दिया, और ये अपनी पत्नी से अभूतपूर्व प्रेम करते थे। हालांकि ये बंगला में लिखते थे, और पत्नी की प्रेरणा के ही बावजूद इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। मनोहरा देवी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन विधाता का कोई कुछ और ही मंजूर था। सन जब ये 21 वर्ष की अवस्था में पहुंचे निराला जी, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उस छोटे से बालक जिसने अपनी मां का प्यार नहीं पाया, जिसने अपने पिता का प्यार नहीं पाया, और कुछ ही वर्ष जब 21 वर्ष की युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो पत्नी से उनको दूर जाना पड़ा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वे धीरे धीरे शमशान घाटों में काफी दिन घंटों बैठे रहते थे, विक्षिप्त हो गए थे। घर में 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी सरोज थी। पत्नी के निधन होने के बाद कुछ ही वर्षों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। अब दुखों का जो आघात है वो देखिए, पत्नी की भी मृत्यु, पिता की भी मृत्यु। पिता की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारी चाचा के पास चली जाती है, और चाचा की भी मृत्यु हो जाती है उस महामारी में। और चाचा के 4 बेटे, 4 भतीजों का भार, अपने 2 बच्चों का भार निराला जी को 21 वर्ष की अवस्था में ढोना पड़ा। अब ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष कोई आम संघर्ष नहीं। 21 वर्ष की अवस्था में 6 बच्चों का दायित्व निभाना कोई आसान कार्य नहीं। वे काफी जगहों पर गए, काम किया, महिषादल रियासत में भी काम किया, लेकिन वहां उनको संतुष्टि नहीं मिली। परिवार की वजह से, बच्चों की वजह से वे वहां सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की, और कविताएं जब लिखनी शुरू की तो भी संपादक उनकी कविताओं को स्वीकार नहीं करते थे, जिसका वर्णन सरोज स्मृति में आपको देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे जो सरोज थी बड़ी होती गई, और उनका जो प्रेम जो प्रकट
हो न सका या प्राप्त ना हो सका, उन्होंने अपना सारा प्रेम अपनी पुत्री के नाम कर दी। उसने सारा अपना प्रेम पुत्री के नाम कर दिया और उन्होंने अपने प्रेम का एकमात्र साधन पुत्री के रूप में देखा। पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, सरोज से बहुत प्रेम करते थे। उसका विवाह परंपराओं को तोड़कर उन्होंने किया, लेकिन फिर भी विधाता यहां तक भी संतुष्ट नहीं हुआ। विधाता ने 1935 में उनकी बेटी को छीन लिया उनसे। अब ये पूरी तरह विक्षिप्त हो गए। इनके जीवन का जो एक अवलंब था वो भी चला, काफी दुखी रहने लगे। और उसी 35 में कई वर्षों तक, कई महीनों तक उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। फिर उसके बाद उन्होंने सरोज स्मृति लिखी अपनी पुत्री के नाम। पुत्री का नाम है सरोज। और मात्र 18 वर्ष की अवस्था पार करने के बाद सरोज की मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए सरोज स्मृति में कहा गया है, पूरे कर सुचित रस पर्याय जीवन के अष्टादशाध्याय। और अपने जीवन में जो उन्होंने सत्य के पथ पर, ईमानदारी के पथ पर जो अपना जीवन निर्वाह किया, वो सरोज स्मृति में लिखते हैं। लेकिन उसमें उनको यह अनुभव होता है कि मैं एक सार्थक पिता नहीं बन सका, धनोपार्जन नहीं कर सका, क्योंकि धनोपार्जन करने की बहुत सारी विधियां मुझे मालूम थी, लेकिन वह असत्य के रास्ते पर जाकर प्राप्त हो सकती थी। लेकिन मुझे असत्य के रास्ते पर जाना, किसी भूखे नंगे व्यक्ति के अन्न को छीन लेना, मुझे कभी बर्दाश्त नहीं हुआ, कभी मैं कर ना सका। इसलिए उन्होंने कहा कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागमोपाय पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। मैं स्वार्थ का जो युद्ध है वो हमेशा हारता रहा, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं। और आगे कहते हैं, क्षीण का ना छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे दीर्घ विपन्न। जो क्षीण है, जो गरीब हैं, उनका अन्न मैंने कभी हरा नहीं। तो इस तरह से उनके जीवन में जो निरर्थकता का बोध हो रहा है सरोज की मृत्यु के बाद, वह काफी मार्मिक दिखलाई पड़ता है। उन्होंने संपादकों के विषय में कहा कि पर संपादक गण निरानंद। तो संपादक गण जो बिना किसी आनंद के उनकी पंक्तियों को पढ़कर एक दो पंक्ति में उत्तर दे देते थे, रो एक पंक्ति में दो उत्तर, एक दो पंक्तियों में उत्तर दे देते थे और उनकी कविताएं लौट जाती थी। तो इस तरह के पूरा अगर आप सरोज स्मृति देखें, और अंततः उन्होंने कहा, अधिक दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं अब जो नहीं कही। तो जीवन भर ही दुख रहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, लेकिन कभी भी समझौता उन्होंने नहीं किया अपने सिद्धांतों से, अपनी ईमानदारी से, अपनी जमीर से, कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। और सरोज स्मृति में आप देखेंगे या शक्ति पूजा में भी देखेंगे कि निराला का जो व्यक्तित्व है वो सामने निखर कर आता है। और उस व्यक्तित्व के बनाने वाली जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां उनके जीवन में झांक हम पा सकते हैं।